अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स के होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनपॉपुलर एसेज है बाय बर्ट्रैंड रसल। रसल के जो एसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और आगे हम ये देखेंगे कि जो अनपॉपुलर एसेज इसने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक इसका एक आयरॉनिकल टॉपिक है। अनपॉपुलर एसेज नहीं है बल्कि इसके पॉपुलर एसेज हैं, हाईली पॉपुलर। बहुत ज़्यादा इसके एसेज को फेम मिला हुआ है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए अगर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बर्ट्रैंड रसल के जो जितने भी एसेज हैं, हमने बीए में भी इसका एक एसे पढ़ा था, साइंस एंड वैल्यूज़। उस हवाले से था, वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रिसाइसली लिखा हुआ है। और जो अभी हम मास्टर्स में इसको पढ़ रहे हैं, इसके बहुत सारे एसेज बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो पहले देख लेते हैं हम बर्ट्रैंड रसल को। आज हमने इसका स्टाइल करना है, ये आपका एक मास्टर क्वेश्चन भी है। इसको आप आप ये कह सकते हैं कि अपने क्वेश्चन के लास्ट में, मिड में या कहीं भी एडजस्ट करके इसको एज़ अ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 10 टू 11 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बर्ट्रैंड रसल का जो लाइफ का है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी और उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। उनकी बर्थ 1872 में हुई थी और डेट ऑफ डेथ जो है उनकी 1970 है। और जो हैं मोस्ट प्रोलिफिक राइटर ऑफ 20th सेंचुरी हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा माने और जाने जाने वाले। ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज हैं। He has not only revolutionized subject matter but also he has gave the mode of expression। उस उन्होंने जो मोड है ना एक्सप्रेशन का, एक प्रोसेस जो होता है, उसको भी प्रेजेंट किया है। यानी सब्जेक्ट मैटर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उन्होंने मोड ऑफ एक्सप्रेशन भी बताया है कि किसी भी ऐसे को लिखने के लिए ये लाजमी है कि उसका सब्जेक्ट जो है वो ज़बरदस्त एक रेवोल्यूशनरी होना चाहिए। एक इंसान को देखकर पता चल जाना चाहिए कि इस एसे के अंदर या इस प्रोज़ के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्रोज़ के हवाले से आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप देखें कंप्लीटली जितने भी बर्ट्रैंड रसल के। और इसके अलावा गलिवर्स ट्रैवल है और शिमस हीने और मज़ीद जो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, उन सबको मैंने लाइटली डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उनका जो ही हैज़ इन हिम अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ ग्रेट फिलोसोफर एंड अ ग्रेट राइटर। ठीक है जी, उनके अंदर एक ये क्वालिटी थी बहुत बड़ी कि है, यानी ब्लेंड कर देते थे हर चीज़ को, जो कि एक आम इंसान की समझ में भी आसानी से आ जाने वाली थी। बहुत बड़े-बड़े वर्ड्स उन्होंने यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ही कॉलोquial लैंग्वेज है जो कि हर एक अनपढ़ इंसान की समझ में भी आने वाली बातें हैं। और फिर नेक्स्ट ये चीज़ है कि ही इज़ नॉट अ लिटरेरी राइटर। वो एक लिटरेरी राइटर नहीं थे, बट हिज़ वर्क इम्प्रेसेस अस ग्रेटली ड्यू टू लिटरेरी क्वालिटीज़। वो एक लिटरेरी राइटर नहीं थे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, बल्कि उनके जो वर्क के अंदर लिटरेरी क्वालिटीज़ थीं, वो जो है इंसान को बहुत हाईली इम्प्रेस करती हैं कि जनाब इनकी बात बिल्कुल ठीक है और टू द पॉइंट उनकी बातें हैं इनके प्रोज के अंदर। और उनका जो वर्क है डिवोटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी। उनका जो वर्क है वो किस चीज़ की तरफ ज़्यादा उसका रुझान है, प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी की तरफ, एथिक्स की तरफ, मोरालिटी की तरफ। फिर नेक्स्ट है हमारा पीस की तरफ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी। यानी ये तमाम उनके सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने अपने एसेज को पेन डाउन किया है। तो सेलिएंट फीचर्स हम उनकी राइटिंग के देख लेते हैं कि उनकी राइटिंग के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे। अब आप ये देखेंगे, अभी हम आगे आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ते जाते हैं तो आपको एक से एक अच्छा जो है ना इनकी राइटिंग की क्वालिटी नज़र आएगी। सबसे पहली जो क्वालिटी है नंबर 1 पर, वो है उनकी लुसिडिटी। ठीक है, लुसिडिटी ये होता है कि आसान लैंग्वेज,
बहुत ही आसान। जैसे मैंने पीछे आपको बताया है कि एक आम इंसान की समझ में भी बहुत ही आसानी से आने वाली उनकी लैंग्वेज है। और जो रसल हैं वो अगेंस्ट थे कॉम्प्लेक्सिटी के, ठीक है? जो एक राइटर जब लिखता है तो उसकी राइटिंग में एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि लूसिडिटी होनी चाहिए। और जो कॉम्प्लेक्स राइटिंग होती है वो हमें एम्बिग्विटी यानी कन्फ्यूजन की तरफ लीड करती है। हमारे अंदर कन्फ्यूजन को पैदा कर देती है कि जनाब एक तो बात समझ नहीं आई है, और दूसरा ये कि समझने वाले के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स उनका जो एसे देखा, फिर उसके बाद फिलॉसफी ऑफ अ लेमैन। अब ये आप टाइटल्स को देखिए, उन्होंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया वो कितना ज़बरदस्त है कि फिलॉसफी और पॉलिटिक्स का क्या जो है आपस में रिलेशन है। फिर फिलॉसफी ऑफ अ लेमैन, एक लेमैन जो आम आदमी है, लेमैन का मतलब ये नहीं है कि फारिग आदमी, बल्कि आम आदमी, ठीक है? एक कॉमन मैन की बात करें, फिलॉसफी ऑफ अ लेमैन, इसको डिस्कस किया उन्होंने अपने एस्से में। और एक क्रिटिक ने ये रिमार्क्स दिए रसल के बारे में कि इन रसल द वर्बल फैकल्टी इज प्रिजर्व्ड एंड कल्टीवेटेड, यानी जो वर्बल फैकल्टी थी रसल के अंदर वो महफूज थी, और उसकी जो ग्रोथ थी उनके अंदर हुई हुई थी, कल्टीवेटेड थी। यानी एक होता है ना, फर्टाइल चीज है उनके अंदर ये। तो ये क्वालिटी उसने, एक क्रिटिक ने इस तरह से उनके बयान की। सेकंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है या मेन सेलिएंट फीचर है इनका, वो है यूनिटी ऑफ थॉट। थॉट की यूनिटी है, यानी कहीं भी उनके थॉट टूटे नहीं हैं। और यूनिटी ऑफ थॉट उन्होंने कहाँ से सीखा है? अपनी राइटिंग में स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल डिसिप्लिन से। कि जो उनका एसे है, उनका एसे ऐसा होता है कि एक मैथमेटिकल डिसिप्लिन के साथ। अब देखिए ना, जैसे हम जो अलजेब्रा के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो कैसे हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं उसे। किसी भी स्टेप को हम पहले सॉल्व नहीं करते। जब उसकी बारी आती है, जब हमने उसको सॉल्व उसकी ठीक जगह पर करना होता है, तब हम करते हैं। तो इनके वर्क में, इनके प्रोज में, एसेज में भी ऐसा ही है, यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को वो लेकर आहिस्ता आहिस्ता से खोलते जाते हैं। सबसे पहले क्या, वो रीजनिंग देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले रीजन देते हैं, उसके बाद प्रोसीड करते हैं स्टेप बाय स्टेप टू लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? जो फिर उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं उनको कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं लॉजिक्स देते हुए। तो आगे हम देखेंगे कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो लॉजिक्स देते हैं, कहाँ-कहाँ से वो लॉजिक्स देखते हैं, ये भी हम पॉइंट आगे पढ़ेंगे। अब सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो उनके सेंटेंस कैसे होते हैं? उनके सेंटेंस जो है काफ़ी प्रिसाइज़ होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लेकिन वो उनकी उसकी थॉट कहीं भी ब्रोकन नहीं होती है। और और सिंटैक्टिकली लिहाज से अगर हम उनके सेंटेंसेस को देखें तो उनका जो सेंटेंस का कोई भी पार्ट है वो सिंटैक्टिकली लूज नहीं होता, और जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से अपने सेंटेंस को टैकल करते हैं। जैसे हमने एक ऐसे में देखा, आइडियाज दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड। आप जब इस ऐसे को पढ़ते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस हैं, लेकिन कहीं भी थॉट ब्रोकन नहीं है। हर चीज़ बड़ी प्रिसाइसली और अच्छे तरीके से उन्होंने बयान किया हुआ है। यहाँ पर मैं एग्जांपल्स नहीं दे रही, मैं कोशिश करूँगी आपको व्हाट्सएप पर जो ग्रुप है उसमें आपको मैं शेयर कर दूँ इसके नोट्स। अच्छा जी, थर्ड जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक वो है रसल जो है यूज़ करते हैं वर्ड्स विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल इकोनॉमी। अब पॉसिबल इकोनॉमी का क्या मतलब है कि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जगह पर प्रॉपर वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वो इतना रश नहीं लगाते, अल्फाज का बड़े-बड़े लफ्ज़ को यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ इसी पॉइंट में क्या बता दी कि अवॉइड्स एम्प्टी मीनिंगलेस रेटोरिक, और अवॉइड करते हैं एम्बिग्विटी को, ठीक है? मीनिंगलेस जो क्वेश्चनिंग है वो नहीं करते हैं, फ़िज़ूल किस्म की। उससे ये होता है कि जो रीडर है उसके अपने माइंड में एम्बिग्विटी आ जाती है, वही चीज़ आगे बताइए कि, और वो अवॉइड करते हैं एम्बिग्विटी को। जैसे अब क्लैरिटी उनके सेंटेंसेस की देखें कि इट इज़ नाउ मैन दैट इज़ मैन्स वर्स्ट एनिमी। इंसान ही इंसान का बदतरीन दुश्मन है आज के दौर में।
और इसके अलावा एक और मेरे माइंड में आई थी, एक्सट्रीम होप्स आर बोर्न फ्रॉम एक्सट्रीम मिजरी। यानी जितनी ज़्यादा मिजरी होगी, जितनी ज़्यादा सफरिंग और डिफ़िकल्टीज होंगी, उतनी ही एक्सट्रीम पर आपकी होप्स जाएंगी, आपकी उम्मीदें उतनी बढ़ती चली जाएंगी। तो ये एक और एग्जांपल आपको बताई। फोर्थ जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है राइटिंग स्टाइल का, वो है सेंटेंसेस आर रिप्लेट विद थॉट्स लाइक बेकन। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, बेकन की तरह उनके जो सेंटेंसेस हैं वो फुल ऑफ थॉट्स होते हैं, यानी समझदारी की बातें होती हैं उनके अंदर। और फिर एक और जो चीज़ है वो ये कि रसल हैज़ नो एडवांटेज ओवर बेकन। उनका जो है उनसे अपर नहीं जाते हैं, बल्कि बाद में उनके जो राइटिंग्स हैं बेकन की, उनको डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा गया। ठीक है, बेकन के जो एसेज हैं, बेकन एसेज भी हैं हमारे सिलेबस में, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो बेकन के एसेज को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा गया। डिस्पर्स्ड कहते हैं बिखरी हुई, शैटर्ड, स्कैटर्ड जो मेडिटेशंस होती हैं, जो इंसान की अंदर जो ज़हन के अंदर, दिमाग के अंदर ख़यालात और थॉट्स का फ्लो एक होता है, वो डिस्पर्स्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, एक कंबाइंड चीज़ नहीं होती, बल्कि जबकि रसल को हम देखते हैं, इनके वर्ड्स को, इनके एसेस को, तो वो वेल निट एंड सिस्टमैटिक होते हैं। जैसे आपको मैथमेटिकल जो बताया कि किस तरह से वो रीजनिंग देता है और लॉजिक्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अपने कंक्लूजन की तरफ जाता है, तो वेल निट होते हैं और सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक वे में इनके रसल के जो एसेज हैं वो प्रेजेंट हुए हैं। फिफ्थ नंबर पे जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक, वो है एनालॉजीज। एनालॉजीज जो है ना, वो कहते हैं कि जो है डिफरेंट जगहों से रेफरेंसेस लेना, स्टोरीज उठाना। ठीक है, कोटेशंस फ्रॉम बाइबल। ठीक है, कहाँ से वो कोटेशंस लेते हैं? अपने जो अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको प्रूव करने के लिए लॉजिकली वो बाइबल से अपनी कोटेशंस उठाते हैं। रोमन्स और ग्रीक राइटर्स से जो है ना, ये एग्जाम्पल्स लेते हैं। और उसके बाद ये जो है हम देखते हैं कि एक ग्रेट सोर्स है उनकी राइटिंग के अंदर, कि किस तरह से अपनी राइटिंग के जो मेन सब्जेक्ट है उसको समझाते हैं वो। नंबर 6 पे है हाई सीरियसनेस ऑफ सब्जेक्ट। और एक और बात ये कि नॉट रॉट विद पर्सनल और इमोशनल इफेक्ट्स। उनके राइटिंग के अंदर एक हाई सीरियसनेस होती है सब्जेक्ट की। ठीक है, अब सब्जेक्ट आप देख लें कि आइडियाज दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, ऐसे आइडियाज जिन्होंने हेल्प आउट किया है इंसानियत को, और ऐसे आइडियाज जिसने हार्म किया है इंसानियत को। तो देखें कि इनके सब्जेक्ट मैटर ही बड़ा ज़बरदस्त है। और इनके ये इस चीज़ के बड़े खिलाफ थे कि राइटर पर्सनल या इमोशनल इफेक्ट्स दे अपने प्रोज के अंदर या राइटिंग के अंदर, किसी भी किस्म की हो। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि पर्सनल और इमोशनल इफेक्ट्स शुड बी एक्सटर्मिनेट फ्रॉम द राइटर, कि राइटिंग के अंदर उसकी झलक नहीं नजर आनी चाहिए बिल्कुल भी, बल्कि वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, रियलिटी पर बेस होने चाहिए। नंबर 7 पर हम ये देखते हैं कि इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट उनकी राइटिंग है। ठीक है, जो रसल हैं वो खुद इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट थे, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग से पता चलता है कि ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन। हार्मोनिस्ट हैं ऑफ 20th सेंचुरी हु डजंट टुक ह्यूमन प्रॉब्लम्स लाइटली। वो एक ऐसे राइटर हैं 20th सेंचुरी के, ऐसे हार्मोनिस्ट हैं कि उन्होंने ह्यूमन प्रॉब्लम्स को लाइटली नहीं लिया, उन्होंने उसको हाईली आप ये कह सकते हैं कि यूज किया है। ठीक है, हार्मनी है उनके अंदर, उनके वर्क के अंदर, कि वो वक्त के साथ साथ अपने रुझान को भी बदल रहे हैं और अपने वक्त के साथ साथ रुझान के मुताबिक अपने एसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ह्यूमरस थे, विटी एंड गे, इंडिकेट्स फॉलीज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, विटी कहते हैं कि अक्लमंद, के शॉर्ट वर्ड्स में बड़ी बात कह देना। और ह्यूमरस भी थे वो, और उनकी जो राइटिंग है वो हमें ये बताती है कि मैनकाइंड की जो फॉलीज हैं, फॉल्ट्स हैं, वो किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करते हैं, अपने आप को, इंसान को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। और एक और हम ये यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं जॉनदन स्विफ्ट की, जिनका गुलिवर्स ट्रैवल है वर्क हमारे सिलेबस में मौजूद है।
उन्होंने इंसान को बड़ा ही रिपल्सिव करार दिया था। रिपल्सिव का मतलब होता है डिस्गस्टिंग, यानी हेट के मीनिंग में आ जाता है ये, कि नफरत अंगेज अल्फाज में उन्होंने यूज किया। और जो उन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल लिखा है वो एंड में जाकर ये कहा जाता है कि जॉनथन स्विफ्ट जो है वो अ, आ, इंसान से नफरत करने लग पड़े थे, और उनका ये कहना था कि इससे बेहतर है कि इंसान जानवरों के साथ रह ले। जो लास्ट में उनका था ना सफर जो उन्होंने किया था, अम, अपने उनका जो फोर्थ जर्नी था, उस वो जो है उनका हायोनिम्स के साथ था। हायोनिम्स जो थे वो घोड़े थे, हॉर्सेस थे, उनके साथ जो है वो रहना पसंद कर रहे थे, अपनी फैमिली को उन्होंने छोड़ दिया था। और जो उन रसल का जो ह्यूमर है वो किस चीज पर बेस है? स्विफ्ट का ह्यूमर तो उनको एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ ले गई थी, और जो रसल का ह्यूमर है वो मोरलाइजिंग होता है। उसमें मोरली लेसन्स होते हैं हमारे लिए। और साइंस एंड वैल्यूज जो हमने बीए में पढ़ा है, आप बेटर होगा क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्लूज इसमें से मिल जाएंगे, अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आप अपने इन एग्जाम्स में भी उनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ रसल का ही है। तो ये जो आपका चेकर होता है उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। नंबर 8 पर जो है सेंस ऑफ रीजंस है। ठीक है, उसकी वर्किंग में हमें क्या नज़र आता है? सेंस ऑफ रीजंस नज़र आती है कि जो रीजंस देते हैं, जैसे आपको पीछे भी बताया था कि किस तरह से वो अपने लॉजिक्स को पेश करते हैं, रीजंस देते हैं। नंबर 9 पर राइटिंग स्टाइल है उनका, वो ऐसा होता है कि प्रिसाइज है, एग्जैक्ट एंड सिंपल एंड इफेक्टिव। उनका जो वर्क है, प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि एक चीज़ वेल कॉम्पैक्ट होती है, कि जो कॉम्पैक्ट का मतलब ये आप कह लें कि प्रॉपर एक फॉर्म में होती है आपके सामने। ठीक है, यानी एक थॉट कंप्लीटली आपके सामने होती है, स्कैटर्ड नहीं होती है, बिखरी हुई नहीं होती है, एग्जैक्ट होती है। ठीक है, यानी डायरेक्ट होती है, सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है। इफेक्टिव का मतलब ये कि आपको उससे मॉरली लेसन मिलता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी कि वॉट एवर यू कैन परसीव इज इन योर माइंड, ये रसल का अपना ही कहा हुआ जुमला है। नॉट एन एक्सटर्नल मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि जो कुछ भी आप समझते हैं, जो कुछ भी आप परसीव करते हैं अपने माइंड में, वो जो है एक्सटर्नल मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो आपके अंदर की आवाज होती है कि आपके अंदर क्या गया है। ठीक है, यानी आपने समझा क्या कुछ है, वो आपके माइंड में आ रहा है। टेंथ एंड लास्ट वन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, डजंट यूज मेटाफर्स एंड सिमिलीज फ्रीक्वेंटली। अच्छा, तो इसके हवाले से ये बहुत ही कॉमन बात है रसल के ऐसे के अंदर, कि वो मेटाफर्स और सिमिलीज को फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करता है। जैसे हम पोइट्री में देखते हैं, जो पोइट हैं वो जो है मेटाफर्स यूज करते हैं, सिमिलीज को यूज करते हैं, और डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, तो उसको हमें डीपली जाकर पढ़ना पड़ता है। तो इस चीज के जो है ना थोड़ा अगेंस्ट थे, इस चीज को उन्होंने डिनाई किया है रसल ने। वो ये कहते हैं कि जो मेटाफर्स और सिमिली हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैटर ऑफ नेसेसिटी है, कि जब आपको जरूरत पड़ती है आप उस टाइम पर इसको यूज करें। ठीक है, दे आर टू बी यूज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ ड्यू नेसेसिटी ऑफ यूजिंग देम। जब आपको जरूरत पड़े उस वक्त आप इसको यूज करें। ठीक है, मेटाफर और सिमिलीज को। तो उनका ये कहना है कि आप इसको फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करें क्योंकि ये राइटिंग को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और जो रीडर है उसके लिए भी डिफिकल्टी होती है ऐसी चीज को समझने में। तो आप जॉन डन की जो राइटिंग है उसको देख लें, और काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स हैं, तो इसीलिए जॉन डन की जो राइटिंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है रीडर्स को। तो इस राइटर का जो टाइटल है उसके बारे में भी आपको बता दिए कि जो टाइटल है वो आयरॉनिकल टाइटल है उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, अनपॉपुलर एसेज, जबकि उनके जो एसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेमस एसेज हैं उनके। तो हमने ये देखा, इस सारी जो हमारी डिस्कशन है इसको सम अप करते हैं हम, तो हमने देखा कि उनकी राइटिंग में हम जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्लैरिटी है, ब्रेविटी है,
ओरिजिनलिटी है उनकी राइटिंग में, और क्रिएटिविटी है, यानी कि उन्होंने क्रिएट किया हुआ है अपनी सराउंडिंग्स को देखकर इन सब चीज़ों को। लूसिडिटी हमें नज़र आई है, और जो एक्सप्रेशन है वो आइडियल हमें फ़ील होते हैं, ठीक है? जो सब्जेक्ट मैटर है उसको भी देखकर हमें यही लगता है कि उनके जो एक्सप्रेशन हैं वो शॉर्ट हैं और आइडियल हैं, कि एक आम इंसान यानी जो भी लेमैन है उसकी समझ में आने वाली चीज़ें हैं। और एक और जगह कहा जाता है जो रसल हैं, वो सोशल चैंपियन भी उनको कहा गया है कुछ जगहों पर, और उनको एज़ ए प्रैक्टिकल फिलोसोफर परसीव किया जाता है। और उनका जो लव है वो लाइफ के लिए बहुत ही हाई है। उनके जो आपने देखा ना कि जितने भी उनके राइटिंग्स हैं, जैसे आप ये कह सकें कि टीचर का जो उन्होंने लिखा है, फंक्शन ऑफ अ टीचर, एक टीचर का क्या फंक्शन होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त इनका एक ऐसे है, हमारे टॉपिक में मौजूद है ये इनके एसेज में, इस सिलेबस में। तो उनका लव ऑफ लाइफ हमें शो होता है, ठीक है? और उन्होंने जो बड़ी-बड़ी फिलॉसफीज़ हैं उनको रिजेक्ट किया है। जैसे बहुत बड़े फिलॉसफर थे अरिस्टोटल, या उसके अलावा मज़ीद हम देखते हैं तो उनको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी-बड़ी फिलॉसफीज़ एक लेमैन की समझ में आने वाली नहीं होती हैं। तो वो चीज़ें जो है ट्रुथफुली उन्होंने प्रेज़ेंट की हैं, ट्रुथफुलनेस है, और उन्होंने ब्यूटी को भी इग्नोर नहीं किया, ठीक है? और नोबिलिटी को भी इग्नोर नहीं किया, और डिसिप्लिन के साथ बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को प्रेज़ेंट किया है उन्होंने। तो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड एक और मज़ीद उनका ऐसे मेरे माइंड में आ गया। तो ये जो सारा है ना, ये फ़ोकस है उनके स्टाइल के ऊपर, ठीक है? ये फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड जो आपका है ना ऐसे, ये स्पेशली आप इसको ध्यान से रीड कीजिएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। इसमें एक्चुअली फ्लॉ और फ़ोकस है किस चीज़ पर? स्टाइल पर। वो आप पढ़ेंगे तो ये सारी जितनी भी लेक्चर में हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे उसमें आपको मौजूद नज़र आएँगे। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर स्टाइल के हवाले से रसल का, कि रसल का राइटिंग स्टाइल कैसा है। होप्स तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो लेक्चर आपको टाइम पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।